बेरूट ब्लास्ट को समझने के लिए मैप पे कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, वरना आपको बेरूट ब्लास्ट जो है समझ ही नहीं आएगा। रेफरेंस के लिए सबसे पहले ये रहा हमारा इंडिया, उसके बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है जॉर्जिया, ये वाली, क्योंकि MV रूसस नाम का जो जहाज़ है वो जॉर्जिया से निकला, यहाँ ब्लैक सी से होते हुए ये फाइनली ग्रीस पहुंचा। इसके बाद इसे यहाँ से निकलते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए स्विस कनाल जो इजिप्ट मेंटेन करता है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद, यहाँ ट्रांजिट फीस पे करने के बाद, उसे यहाँ पर रेड सी क्रॉस करने के बाद यहाँ से आते हुए फाइनली ये मोज़ेम्बिक जो अफ्रीका में है, इस मुल्क में जो अपनी डिलीवरी है यहाँ पर अनलोड करनी थी। पर हुआ क्या, जॉर्जिया से वो शिप निकला, यहाँ से होते हुए ग्रीस में रहा, 4 हफ्ते यहाँ पड़ा रहा। उसके बाद वो शिप यहाँ आने की जगह, ये 8 नंबर का लेबनान दिख रहा है आपको, ये लेबनान है, ये यह लेबनान में वो 6-7 साल तक पड़ा रहा और फाइनली इसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह जो आपको याद रखनी है वो है सिफरस, क्योंकि MV रूसस नाम का जो जहाज़ है, इसका मालिक आइगार जो है वो रशियन था पर सिफरस में सेटल था, और उसका ये जो शिप है ये यहाँ पे हमारे पनामा आइलैंड में रजिस्टर्ड था, इस कंट्री में रजिस्टर्ड था। तो घुमा फिरा के आप कौन कौन सी जगह याद रखती हैं, ये आपका जॉर्जिया है, ये आपकी ग्रीस है, ये सिफरस आपको याद रखना है, ये लेबनान याद रखना है, ये आपकी स्विस कनाल है, और उसके बाद ये मोज़ेम्बिक ग्रीन कलर का, ये याद रखना है आपको। चलिए अब सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। 4 अगस्त 2020 को बेरूट पोर्ट लेबनान में एक ब्लास्ट होता है, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 5000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो गए, और 100 से ज्यादा लोग जो है अभी तक मिसिंग है। जॉर्जिया से निकला हुआ शिप जिसे मोज़ेम्बिक अफ्रीका जाना है, क्यों ये शिप अगले 6 साल तक बेरूट पोर्ट लेबनान पे पड़ा रहा, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सजाद खान फ्रॉम इंस्पिरेशनल IAS। सितंबर 2013 को MV रूसस नाम का एक जहाज बतूमी सिटी पोर्ट जॉर्जिया, जो एक वेस्टर्न एशिया की कंट्री है, वहां से निकलता है 2750 मीट्रिक टन का एमोनियम नाइट्रेट लेके, और ये एमोनियम नाइट्रेट जो है इसे बेरा पोर्ट मोज़ेम्बिक पहुंचाना है। इस शिप को रुस्तावी एज़ॉर्ट LLC नाम की एक कंपनी ने हायर किया हुआ था, और ये 2750 मीट्रिक टन का एमोनियम नाइट्रेट जो है फैब्रिका द एक्सप्लोजिवस नाम की एक कंपनी जो है उस तक पहुंचाना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस शिप के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इस ब्लास्ट की जो वजह है वो शिप और उसकी खराब कंडीशन ही थी। ये शिप जो है 1986 में बना, और मई 2012 को आइजोर ग्रेचुस्किन नाम का एक रशियन जो साइप्रस नाम की एक कंट्री में इस टाइम सेटल्ड है। जुलाई 2013 में सेवाइल पोर्ट जो स्पेन में है, वहां पे इस शिप की इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी कंडीशन की जांच हुई, और वहां पे पोर्ट के जो एक्सपर्ट्स थे इस शिप में उन्होंने 14 मेजर डिफेक्ट्स जो है आइडेंटिफाई किए, और इस शिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया सेलिंग के लिए। ये शिप जो है लगभग 30 साल पुराना था, इसके मेजॉरिटी पार्ट जो थे वो खराब थे, कोई सेफ्टी मेजर इसके अंदर थे नहीं, इसका जो डेक है उसमें जंग लगा हुआ था, और बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स जो उस टाइम आइडेंटिफाई हुए। सितंबर 2013 को MV रूसस नाम का शिप जॉर्जिया से निकलता है, और पहले तुर्की जाता है, वहां के नए कैप्टन बोरिस प्रोकोशियू को ऑन बोर्ड करता है। तुर्की से ये लोग सीधा एथेंस पोर्ट ग्रीस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें ऑयल रिफिलिंग करनी है और थोड़ी सी शिप की मरम्मत करनी है। जब ये लोग ग्रीस पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो पुराना क्रू है वो शिप से नीचे उतर जाता है एज प्रोटेस्ट, क्योंकि आइगोर जो शिप का मालिक है उसने 4 महीने से इस क्रू को कोई पेमेंट नहीं की हुई थी, और इनकी सेफ्टी मेजर्स का कोई ध्यान नहीं रखा था। एथेंस पोर्ट ग्रीस में शिप का नया कैप्टन बोरिस 9 बंदूक का नया क्रू जो है उसे हायर करता है। एथेंस से अब इन लोगों को स्विस कनाल से होते हुए मोज़ेम्बिक अफ्रीका जाना है, और वहां से कैप्टन बोरिस जो है शिप के मालिक आइगोर को फोन करता है और उसे बताता है कि स्विस कनाल क्रॉस करने के लिए हमें वहां पे ट्रांजिट फीस देनी है, एक टोल टैक्स की तरह। जैसे कि एक टोल टैक्स होता है वैसे ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है स्विस कनाल को क्रॉस करने के लिए हर शिप को। फोन पे आइजोर कैप्टन को बताता है कि उसके पास ट्रांजिट फी के लिए कोई पैसा नहीं है, तो फी पे करने के लिए उस कैप्टन को कहता है कि आपको बेरूट पोर्ट लेबनान जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हैवी मशीन्स जो है शिप पे ऑन बोर्ड करनी पड़ेंगी। ये मशीनें बेसिकली हैवी मशीन्स थी जो रोड बनाने के काम आती हैं, जैसे इनमें रोलर्स भी थे। 21 नवंबर 2013 को ये बेरूट पोर्ट लेबनान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रोड बनाने की जो हैवी मशीन है, बोरिस इन मशीन को शिप पे बोर्ड करने की कोशिश करता है। ये मशीनें बहुत ज्यादा भारी थी, और शिप की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, ये जंग लगा हुआ शिप था। जब उन्होंने मशीनें ऑन बोर्ड करने की कोशिश की तो शिप जो है वो टूटना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बोरिस ने प्रोटेस्ट किया और मशीनें लोड करने से मना कर दिया। उसके बाद बेरूट पोर्ट अथॉरिटी वाले जो हैं वो इस शिप पे आते हैं, इस शिप की इंस्पेक्शन करते हैं और इसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं समुद्र में सेल करने के लिए। उसके बाद बोरिस ये डिसाइड करता है कि इस शिप को लेकर मैं सिफरस वापस जाऊंगा, और ये शिप जो है शिप के मालिक आइजोर के हवाले कर दूंगा और अपनी पेमेंट ले लूंगा, क्योंकि ये शिप जो है इस कंडीशन में मोज़ेम्बिक नहीं जा सकता, और स्विस कनाल में ट्रांजिट फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। जो ही ये बेरूट पोर्ट से निकलने की कोशिश करते हैं
बेरूट पोर्ट की जो अथॉरिटी है इस शिप को पकड़ लेते हैं और इनसे पोर्ट फी मांगते हैं जो लगभग $1 लाख के बराबर थी। शिप का कैप्टन बोरिस जो है वो आइजोर को फोन करता है और इस फी के बारे में बताता है। फी के बारे में सुनने के बाद आइजोर अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और इस शिप को टोटली डिसऑन कर देता है। पोर्ट फी ना पे करने की वजह से 4 फरवरी 2014 को बेरूट पोर्ट अथॉरिटी जो है इस शिप को सीज कर लेते हैं। कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं और सारे क्रू मेंबर्स को शिप के अंदर ही इम्प्रिजन कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पोर्ट अथॉरिटी जो है 6 क्रू मेंबर्स को रिहा कर देती है, पर कैप्टन और 3 बंदों को रिलीज नहीं करती। ये 3 बंदे जो है तीनों के तीनों यूक्रेनियन थे। इनमें एक चीफ इंजीनियर था, एक थर्ड इंजीनियर और बोसन। इक्विपमेंट और क्रू का जो इंचार्ज होता है उसे बोसन कहते हैं। बोरिस जो एक रशियन सिटीजन है, ये रशियन एम्बेसी में कॉल लगाता है, वहाँ पे हेल्प मांगता है और रशियन एम्बेसी वाले इसकी हेल्प जो है वो डिनाई कर देते हैं। बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए बोरिस ने ये कहा कि मैंने बहुत बार रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्हें लेटर्स लिखी और शिप का जो डेंजरस नेचर है बिकॉज ऑफ एमोनियम नाइट्रेट उसके बारे में बताया, पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना ही कोई हेल्प मिली। ये 4 बंदे 10 महीने तक उस शिप के ऊपर कैद रहे। 10 महीने के बाद शिप कैप्टन बोरिस जो है शिप का तेल बेचता है। तेल बेचने के बाद ये एक लोकल लॉयर हायर करता है और लेबनान के एक कोर्ट में अपील दर्ज करता है अपनी रिहाई के लिए। 3 महीने के बाद लेबनान का एक कोर्ट जो है वो इन्हें रिहा कर देता है। अगस्त 2014 को ये बेरूट पोर्ट छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं, पर शिप और एमोनियम नाइट्रेट जो है दोनों के दोनों बेरूट पोर्ट पे सीज्ड है। अगस्त 2014 को पोर्ट अथॉरिटी वाले शिप के अंदर से 2750 मीट्रिक टन का ये एमोनियम नाइट्रेट निकालते हैं और बेरूट पोर्ट के वेयर हाउस नंबर 12 में उसे डंप कर देते हैं, जहां पे ये अगस्त 2014 से लेकर 4 अगस्त 2020 तक रहता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त 2014 को इसी एमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि ये ब्लास्ट जो है एक छोटी सी चिंगारी से ट्रिगर हुआ, खासकर वहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा था। अथॉरिटीज क्लेम करते हैं कि मे बी उस वेल्डिंग की वजह से कोई स्पार्क जो है उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो ये 1 से 2 किलो टन ऑफ TNT की स्ट्रेंथ रखता था। मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा वाला जो ब्लास्ट था वो 12 से लेकर 15 किलो टन ऑफ TNT की स्ट्रेंथ रखता था। जहां तक शिप MV रूसस की बात आती है, उसे उसके मालिक और क्रू ने डिसऑन कर दिया था। बेरूट पोर्ट वाले उसकी खराब कंडीशन की वजह से उसे ऑन नहीं करना चाहते थे। तो फरवरी 2018 में क्या हुआ, ये शिप जो है पानी के नीचे डूब गया और कहा जाता है कि अभी भी ये बेरूट पोर्ट के उस पानी के नीचे पड़ा हुआ है। बोरिस बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि पोर्ट अथॉरिटी वालों को अच्छे से पता था कि एमोनियम नाइट्रेट कितना डेंजरस था। यहाँ तक कि जब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में भी मैंने जाके यही प्लीड किया कि एमोनियम नाइट्रेट बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये एक बहुत बड़ा मेगा बम है। ये ना सिर्फ मेरे और मेरे 3 क्रू मेंबर्स के लिए डेंजरस है, पर ये पूरा के पूरे सिटी के लिए भी डेंजरस है। ये पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। बोरिस इस इंटरव्यू में कहता है कि पोर्ट अथॉरिटी वाले अगर इस एमोनियम नाइट्रेट को डिस्पोज नहीं कर सकते थे, उन्हें चाहिए था कि वो पोर्ट फी माफ करके शिप के मालिक को उसका शिप वापस कर देते, ताकि वो अपना शिप जो है इस पोर्ट से हटा देता। एक इंटरव्यू में CNN से बात करते हुए बद्री दाहर, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबनीज कस्टम, ये कहता है कि फरवरी 2014 से लेकर 2017 तक उसने जुडिशरी को कई चिट्ठियां लिखी जिसमें उसने इस एमोनियम नाइट्रेट के डेंजरस नेचर के बारे में उन्हें अवेयर किया, पर जुडिशरी से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। बद्री दाहर ये कहता है कि उन लेटर्स में मैंने अच्छे से जुडिशरी को कहा, या तो हमें इस एमोनियम नाइट्रेट को सेफली डिस्पोज करने की परमिशन दीजिए, या हमें परमिशन दीजिए कि इस एमोनियम नाइट्रेट को हम लेबनीज आर्मीज को दे दें, या तो हमारे लेबनान के जो फार्मर्स हैं हमें उन्हें सस्ते दामों में ये बेचने दीजिए, क्योंकि ये जो एमोनियम नाइट्रेट है ये हाई नाइट्रोजन एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर है। इसी फर्टिलाइजर को जब फ्यूल मिक्स किया जाता है तो उसके बाद में एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। इंटरव्यू में वो ये क्लेम करता है कि जुडिशरी को हमने उस लेटर में अच्छे से बताया था, टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो ये एमोनियम नाइट्रेट जो है ब्लास्ट हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए हसन कोराटम, जो बेरूट पोर्ट का जनरल मैनेजर है, वो ये क्लेम करता है कि मैंने अथॉरिटी को अच्छे से अवेयर किया था कि ये एमोनियम नाइट्रेट जो है ये डिकम्पोज हो रहा है और दिन ब दिन ये हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। इंटरव्यू में वो ये भी कहता है कि बेरूट पोर्ट के नजदीक जो लोग रहते हैं उन्हें ये नहीं पता था कि उनके नजदीक एक मेगा बम रखा हुआ है। 4 अगस्त 2020 को जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जुडिशरी जो है उसने सारा का सारा ब्लेम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्क्स के ऊपर चढ़ा दिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्क्स ने सारा का सारा क्लेम कस्टम ऑफिशियल्स पे चढ़ा दिया। नजीर साय एक NGO और रियाद कोबेशी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो पिछले कई सालों से पोर्ट पे हो रही करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये दोनों के दोनों कई इंटरव्यूज में ये क्लेम करते हैं कि जज ने कई बार कस्टम ऑफिशियल्स को यहाँ से ऑर्डर्स दिए कि हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए इस एमोनियम नाइट्रेट की डेंजरस नेचर के बारे में, पर कस्टम ऑफिशियल्स रिपीटेडली सेम लेटर ही उसे फॉरवर्ड कर रहे थे जिसमें अच्छे से वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि एमोनियम नाइट्रेट कितना डेंजरस है और इसे सेफली कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। वो ये क्लेम करते हैं कि
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्क्स की रिक्वेस्ट पे ही जुडिशरी ने ये परमिशन दे दी कि आप अमोनियम नाइट्रेट जो है शिप से उतार के किसी वेयर हाउस में जो है डंप कर दीजिए। वो ये तक क्लेम करते हैं कि जुडिशरी ने अच्छे से अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है इस अमोनियम नाइट्रेट को एक सेफ जगह पे ही डंप कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्क्स क्या करती है, शिप से ये अमोनियम नाइट्रेट को उतारती है और पोर्ट के वेयर हाउस नंबर 12 में डंप करने के बाद कस्टम ऑफिसर्स के ये हवाले कर देती है और पोर्ट का ये वेयर हाउस जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं था। दैट मीन्स जुडिशरी के ऑर्डर की डायरेक्ट वायलेशन हुई थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि लेबनीज का जो लॉ है ये बिल्कुल भी एक्सप्लोजिव्स पोर्ट पे डंप करने की परमिशन नहीं देता। रियाद को बेसिक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस एक्सप्लोजन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री, कस्टम्स और पोर्ट अथॉरिटीज की है। जुडिशरी का इस पे कोई रोल नहीं। जहाँ तक शिप के मालिक आइगोर की बात आती है, आइगोर एक रशियन सिटीजन है जो सिफरस में रहते हैं और उन्होंने ये शिप जो है पनामा नाम की कंट्री जो है वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। मैं आपको बता दूं एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 से लेकर 95% जो शिप है ना पूरी दुनिया के, वो पनामा नाम की इस मुल्क में ही रजिस्टर्ड है क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर करना ज्यादा आसान है। अब जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये इशू जो है वो रशिया के साथ रेज करें, सिफरस के साथ रेज करें या पनामा के साथ रेज करें। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक FBI जो है वो डायरेक्टली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। जहां तक लेबनान की गवर्नमेंट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि ब्लास्ट के दूसरे दिन ही पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये था बेरूट ब्लास्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। ऐसे ही और करंट हॉट इश्यूज के ऊपर हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।